बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट 4 का सॉल्यूशन करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन जो हैं वो 50 क्वेश्चन होंगे और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 60 मिनट का है, यानी 1 घंटे का है। तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरू किया गया। 1961 यानी बी ऑप्शन सही है। अर्जुन पुरस्कार की मैं बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। वहीं अगर मैं बात करूं कि 2019 को, कि 2020 के अभी बांटे नहीं गए हैं, तो 2019 में कौन सा पुरस्कार किसको मिला? तो खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं इसके बारे में जानकारी को समझते हैं। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यानी ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न, ये खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला था। वहीं मैं बात करूं कि भारत में जो खेल के कोच होते हैं, कोच, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो कोच को अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये अवार्ड 2 तरीके का होता है, एक रेगुलर और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो यहाँ पे 3-3 प्लेयर्स को दिया जाता है। नियमित वाले में, रेगुलर वाले में विमल कुमार, संदीप गुप्ता और मोहिंदर सिंह ढिल्लो। इसको याद रखना आप, मोहिंदर सिंह ढिल्लो। और वहीं अगर मैं बात करूँ द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट की, तो मरजवान पटेल, रामवीर सिंह खोकर और संजय भारद्वाज, इतने लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये दिए गए खेलों के जो हैं कोच हैं। अब मैं बात करता हूँ अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार 2019 में तजिंदर पाल सिंह तूर, मोहम्मद अनस अहिया और इसी प्रकार से बहुत सारे प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा रविंद्र जडेजा क्रिकेट से हैं, पूनम यादव ये भी क्रिकेट से हैं, और इन दोनों ही प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो समझना होगा, मैंने कहा भारत के अंदर खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1991 से की गई है और इसमें जो विजेता होता है उसको 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया और जो सबसे पहले इसमें जो पहली बार जो अवार्ड दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 में। और हम सभी जानते हैं विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के प्लेयर हैं, शतरंज खेलते हैं, विश्व चैंपियन रहे हैं। और वहीं बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड भी आपको स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा दिलाया जाता है और इसमें जो है विजेता को राशि प्राप्त कराई जाती है 5 लाख रुपए। शुरुआत 1961 में की गई और अभी तक लगभग टोटल 700 अवार्ड जो हैं वो दिए जा चुके हैं। इसमें जो आपको प्रतीक चिन्ह दिया जाता है उसमें अर्जुन की एक मूर्ति होती है। उसी तरीके से अगला आता द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो सबसे पहले इसके जो विनर हैं वो हैं भालचंद्र भास्कर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप याद रखेंगे। अगर याद नहीं रह पा रहा है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और इन सब चीज़ों को नोट करते जाइए साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद 2019 में 31 अक्टूबर को जो J&K राज्य है हमारा, यानी जम्मू और कश्मीर, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया और दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसमें से एक आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा और एक लद्दाख हो जाएगा। ये 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए, यानी कि 8वां ये हो गया, 7 पहले से थे, 9वां ये हो गया। लेकिन तब तक हुआ क्या? 26 जनवरी 2020 में भारत सरकार के एक और बिल लाया गया और उस बिल के तहत क्या किया गया कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पे 2 को एक साथ कर दिया गया, यानी फिर से आपका एक कम हो गया। ये 2 थे, एक रह गए, यानी शुरुआत में ये 7 थे, फिर 9 हो गए, 9 के बाद एक फिर कम हुआ, यानी कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी में लवणता यानी कि सैलिनिटी अधिक पाई जाती है, यानी इसका पानी खारा है। वहीं बात करते हैं भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली है। रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कालिदास जी हैं। कालिदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: रघुवंश, माल विकास गिमित्रम, कुमार शंभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसरणम, विक्रमो वर्षिया। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी? रघुमाल, कुमार, अभिमेघ, ऋतुवर्षी। तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। पंचशील किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो पंचशील एक समझौता किया गया था और ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह जो है वो आपका जहाँ डल झील स्थित है उसी के किनारे स्थित है, और डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि श्रीनगर में प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका जवाब जो है कोच्चि हो जाएगा या कोचीन। इसको कोच्चि भी कहते हैं, कोचीन भी कहते हैं। ये जो शहर है वो अरब सागर की रानी कहा जाता है। वहीं बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं। और भाई मुंबई की बात करें तो ये जो है वो 7 टापुओं का शहर है, इसका उपनाम है 7 टापुओं का शहर। और जो पुणे है उसको दक्कन की रानी कहा जाता है। तो ये चारों शहरों के मैंने उपनाम बता दिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, जो कि इसकी पहली पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं का मकबरा। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। और इसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा मलाला यूसुफ, मलाला यूसुफजई। इन दोनों लोगों को एक साथ एक ही पुरस्कार दिया गया था, यानी ये जो पुरस्कार था वो 2 लोगों को दिया गया, शेयर में किया गया, ये दोनों आपस में बांटते हैं उस पुरस्कार को। तो 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी ने छोटे बच्चों के यानी चाइल्ड लेबर को लेकर के, बाल श्रम को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाए और उस क्षेत्र में काफ़ी काम करके दिखाया। वहीं अगर मलाला यूसुफजई की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाए और काफ़ी जागरूकता फैलाई। तो इन दोनों को इन क्षेत्रों की वजह से 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हजरत बल दरगाह, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। हजरत बल दरगाह आपका श्रीनगर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? तो मैंने अभी बताया कि भारत के अंदर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अब बात करते हैं साइना नेहवाल के बारे में। तो साइना नेहवाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुकी हैं 2010 में, पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है 2016 में और पद्मश्री 2010 में, और 2009 में ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्जुन अवार्ड जो इनको मिला है वो 2009 में, और वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की मैं बात करूं तो वो मिला हुआ है 2010 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये आपके पहले 15 क्वेश्चन थे जो जीके से संबंधित थे। अगले 15 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, तो चीज़ों को नोट करते जाइए। जो चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत आएगी उनको सब चीज़ों को आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? हम सब जानते हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और इस रासायनिक ऊर्जा को जो बैटरी है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ल्यूकीमिया
एक्चुअली यहाँ पे ल्यूकीमिया होना चाहिए। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। तो ल्यूकीमिया जो होती है वो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करती है। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को ल्यूकीमिया होती है तो उस व्यक्ति के शरीर के में जो खून की मात्रा होती है, उस खून की मात्रा में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी WBC, उनकी मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। और जब इनकी मात्रा अचानक से बढ़ती है तो ये मानव शरीर के अंदर स्वस्थ जो रक्त कणिकाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं, उनको वहाँ पे उत्पन्न नहीं होने देती। इससे जो है मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये जो है ल्यूकीमिया की बीमारी है, ये मानव शरीर में सीधे सीधे प्रभावित करती है उसकी रक्त कोशिकाओं को। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब है, अम्ल है? तो मैंने बोला कि अम्ल जो होते हैं उनका H+ आयन आता है, और जो आपके क्षार होते हैं उनमें OH- आयन आता है। तो यहाँ OH है यानी ये क्षार हो जाएगा, इसमें भी OH है, ये भी क्षार हो जाएगा। यहाँ ये अम्ल है, हम सब जानते हैं इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही जो है आपका आंसर है सी वाला। और भाई इसकी बात करें तो ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये एक लवण है। और जो लवण होता है वो बनता है अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को, जो क्रिया करने की प्रक्रिया है, उसको उदासीनीकरण कहते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं? अल्फा कण में प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये पॉजिटिव होता है। वहीं ऋणात्मक जो होता है वो बीटा कण होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि अल्फा कण जो है वो धनात्मक होता है। इसका जवाब ए वाला हो जाएगा आंसर। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों तरफ, जैसे मान लो ये सूर्य है और इसके चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह की अपनी चक्कर लगाने की एक रास्ता होगी, एक कक्षा होगी, और उस कक्षा को हम लोग कक्षा या फिर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पाई जाती है। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन है। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरीज होती हैं? सब जानते हैं, 1000 कैलोरीज बराबर 1 किलो कैलोरी। निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो ये जो है वो आपका टाइफाइड है। टाइफाइड जो है दूषित भोजन से होता है। ये क्यूलोसिस, इसको टीबी भी बोलते हैं, और इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और इबोला भी वायरस से होने वाली बीमारी है। जो टाइफाइड है वो दूषित भोजन के ग्रहण करने से होती है। आगे बढ़ते हैं। मछली श्वसन के लिए उपयोग करती है, तो मछली श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करती है, तो आंसर हो जाएगा गलफड़े। कौन सी गैस जहरीली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है, और ये कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है। कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ता है। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसा दिखाई पड़ता है? तो जो वस्तु जिस रंग की होती है वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है, उस रंग को अवशोषित नहीं करती, उसी रंग को रिफ्लेक्ट करती है। और जो प्रकाश की किरण वस्तु से टकरा करके वापस आती है, वही किरण हमारी आंखों में प्रवेश पाती है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो एक पिक्चर के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक सेब है, और इस सेब में ये वाला जो हिस्सा है वो लाल रंग का होता है, पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। अब हमने इस सेब के ऊपर 7 रंग का प्रकाश डाला, तो जब हम सेब के निचले वाले हिस्से में जो कि लाल रंग का होता है उस पर जब हम 7 रंगों का प्रकाश डालेंगे तो सेब स्वयं लाल है, तो वो लाल रंग की किरण को वापस कर देगा। और पत्तियां हरी हैं, उन पर जब हम एक श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो हरे रंग के प्रकाश को वापस कर देगी, यानी रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी। एक उदाहरण दिया गया है, इसमें एक सेब को लाल रंग के प्रकाश में अगर रखा जाए
तो जो लाल रंग है वो निचले वाले हिस्से से परावर्तित हो जाएगा। तो जब वो प्रभावित हो जाएगा तो लाल रंग तो लाल दिखाई पड़ेगा, लाल प्रकाश में लाल लाल दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो पत्तियां हरी थी वो लाल रंग को वापस नहीं कर पाएंगी, अवशोषित कर देंगी, तो वो हमें पत्तियां जो हैं वो काली दिखाई पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लाल रिबन हरे रंग के बल्ब में कैसा दिखाई पड़ेगा। तो लाल पे अगर हरा रंग डालोगे तो वो यहाँ पे देखिए आप, ये सेब लाल होता है और इस पर हमने हरा रंग डाला तो ये सेब का नीचे वाला हिस्सा कैसा हो गया, काला, और जो हरी पत्तियाँ थे वो हरी की हरी रह गई। वहीं अगर हम लाल और हरे पे नीला प्रकाश डालेंगे तो दोनों चीज़ें कैसी हो जाएंगी, काली। तो यही एक प्रक्रिया चलती है कि जो वस्तु जिस रंग की होती है वो उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, यानी जिस रंग में उसको रखा जाएगा और वो जिस रंग की है वही रंग हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए लाल रिबन अगर हरे बल्ब में ऊपर रखा जाएगा तो वो काला दिखाई पड़ेगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होता है? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होता है। टीएनटी यहाँ पे एक विस्फोटक है, टेट्रा नाइट्रो टालुवीन, टेट्रा नाइट्रो टालुवीन। थ्री एक्स क्यूब इक्वल्स टू 375। तो एक्स क्यूब बराबर 375/3, ये इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 125। एक्स क्यूब बराबर 125 हो गया, तो यहाँ से एक्स बराबर निकल के आएगा 5। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1.07 10.3 मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो इसका उत्तर आएगा उसमें 3 अंक बाद होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, और हमसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का उत्तर पूछा है। तो इसको हमने थोड़ा बदल लिया, यहाँ से साइन थीटा बराबर निकाला तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको याद रखना है। हमने इन दोनों, इसका जो उत्तर है मान लिया कि x है, इस वाले समीकरण का उत्तर x मान लिया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 √2 कॉस थीटा प्लस x हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो ये वाला हिस्सा उधर भेजना पड़ेगा, तो 2 कॉस थीटा माइनस √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू x। यहाँ से √2 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू x। ये जो यहाँ पे बचा हुआ ये वाला हिस्सा ये इससे मैच करता है, देखो, और इसका मान कितना है, साइन थीटा। तो √2 साइन थीटा बराबर x, ये इसका मान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन √2 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय को, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यानी कि क्वेश्चन ने भी पूछा कि कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यून कोण कितनी डिग्री का होता है, तो न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम का होता है, 90 डिग्री से कम, ये होता है आपका न्यून कोण। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो घन होता है आपका इस प्रकार का, घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक जो होता है वो एक वर्ग के रूप में होता है, और भुजा अगर a है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, और 6 फलक हैं तो सबका टोटल मिला के 6a स्क्वायर हो जाएगा। बी ऑप्शन।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त है यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 308। यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मान निकाला जाए तो 308 गुणा 2, तो आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 होता है, जो कि यहाँ पे आके 7/22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 से काटेंगे ये 14, तो आर स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14, तो आर बराबर 14 मीटर। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है और उनका जो योग है वो 240 है, तो अंतर कितना होगा? तो दिया क्या गया है? योग, तो हम भी इसका क्या बना लें? योग। तो इसको जोड़ोगे आपस में कितना बन जाएगा? 4। पूछ क्या रहे हैं इनका अंतर, अंतर कितना निकलेगा? 2। तो जो पूछ रहे हैं वो ऊपर, जो दिया गया है वो नीचे, और कुल संख्या 240 120। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका बता देता हूँ। 1:3 है इसलिए हमने पहली संख्या को 1x मान लिया, दूसरी को 3x मान लिया। क्वेश्चन ने कहा दोनों का योग यानी कि 1x + 3x = 240, ये 4x हो जाएगा। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 60। क्वेश्चन ने कहा अंतर कितना है, तो 3x - 1x अंतर निकाला जाएगा, निकलेगा 2x। 2x और x की वैल्यू जो है वो 60 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। क्वेश्चन 39, इसमें बोला गया है 2x + 2 दूसरे ब्रैकेट में x + 3 + 8, इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा? तो 2x + 1 x + 5, इस तरीके से। तो तरीका एक ये है कि आप इनका गुणा कर लो, फिर 8 जोड़ दो, फिर इनका गुणा कर दो, x का मान निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक एक ऑप्शन उठा के रख लो और चेक कर लो कि आंसर कहाँ पे फिट बैठ रहा है। मैंने पहले ऑप्शन से ट्राई किया कि ए ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा, वहाँ से ट्राई किया। तो यहाँ पे x का मान हमने 2 मान लिया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 6 बन गया, 2 और 3 5, ये 5 बन गया, प्लस 8 हो गया, 6 पंचे 30 और 8 38, यानी ये वाला हिस्सा 38 बनाता है। इधर रख के देखा 2 दूनी 4 1 5, यहाँ रखा 7 7 पना 35 होते हैं, ये 35 बना रहा है, वो 38 बना रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन कितने का है? 3 का। रख करके देखा तो 2 × 3 + 2, 3 + 3 + 8, 2 × 3 + 1, 3 + 5, 3 दूनी 6 और 2 8, × 6 + 8, 3 6 1 7 × 8। इसको जब सॉल्व करोगे ये भी 56 बनेगा और ये भी कितना बनेगा? 56। और ये किस पे हुआ? 3 वाले ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह खंबे को 18 सेकंड में तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले तो 40 की स्पीड है, तो 5/18 इसमें गुणा कर दिया हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अगर आपको दी जाए और उसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम जो चाल होती है उसमें 5/18 का गुणा करते हैं। अगर कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में दी जाए और बदलनी हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम उसमें 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो फिलहाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी, मीटर प्रति सेकंड बदलनी है, तो हमने 40 में 5/18 का गुणा कर दिया। और टाइम कितना दिया गया? 18 सेकंड का। 18 से 18 कैंसिल हो गए, 4 पंचे 20, यानी 200 मीटर की जो है वो ट्रेन की लंबाई है, यानी 18 सेकंड के अंदर ट्रेन ने कुल जो दूरी तय की है वो 200 मीटर की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर -a² - b², तो a + b का होल स्क्वायर -a² - b², इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab -a² - b², a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, ये बचा कितना? 2ab, यानी कि डी ऑप्शन
करेक्ट है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है? व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। क्षेत्रफल पूछा गया, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान 5/2 गुणा 5/2। 2 से इसको कैंसिल किया, 11 हो गया। ये हो गया आपका 11 गुणा 25/14। 11 × 5 = 55, 5 11 दूनी 22, 5 27/14। 14 दूनी 28 होता है। लगभग ये 20 के आसपास जा रहा है आंसर। ये 275 है, 280 होता तो सीधा 20 आता, यानी थोड़ा सा कम है 20 से, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 20 से थोड़ा सा कम है। 729 का वर्गमूल क्या होगा? तो 729 का वर्गमूल करना है। इसके लास्ट में 9 है तो 9 जो है या तो वो 3 से आता है या फिर 7 से आता है। इसके 2 अंक छोड़ दो, बचा कितना? 7। 7 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है? 4। 4 का कितना होता है? 2, यानी ये 23 का है या फिर 27 का है। 2 में 3 का गुणा किया, कितना आया? 6। 6 से ये बड़ा है तो बड़े वाला ही आंसर होगा। 27 का वर्गमूल है। 3 9 27 81, तो ये बार बार इसमें कितने का गुणा हो रहा है? 3 × 9, 9 × 27, 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 × 3 8 × 24। ये हो जाएगा डी ऑप्शन 243। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक नियम होता है और इसका मान होता है 1। बी ऑप्शन करेक्ट है। रीजनिंग की बात करते नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कितने नियम एक नियम से आगे बढ़ती है? श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी की संख्या रिक्त स्थान पर दर्शाई गई है। श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? तो श्रृंखला क्या है? 27, फिर 32, फिर 30, फिर 35, फिर 33, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मुझे तो यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि 27 से 32 हो जाना, फिर 30 हो जाना, फिर 35 हो जाना, तो इसको 2 तरीके से समझ लो। इसमें 2 श्रृंखलाएं हैं। 27 से 30 गए, प्लस का 3 किया। 32 से 35 पहुँचे, प्लस का 3 किया। तो जब हम 30 से 33 पहुँचे, फिर से प्लस का 3 किया। तो 35 से जब हम इस संख्या पर आएंगे तो हम +3 करेंगे, और 35 और 3 कितने होता है? 38, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप में कोई संबंध है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में छांटना है। यानी कि घड़ी का संबंध जो है वो किससे है? समय से। तो वही संबंध अखबार का किससे होगा? तो भैया घड़ी क्या बताती है? समय। तो अखबार क्या बताता है? समाचार। अखबार का काम है खबर देना, समाचार देना। बी ऑप्शन। अगर म्यूजिक ये लिख दिया है तो क्या लिखेंगे? एम कितने पे आता है? एम आपका आता है 13 पे। ये कितने पे आता है? 11 पे। यू कितने पे आता है? यू 21 पे। और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे। तो यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ +2 हुआ। पी क्यू आर एस, इसमें -2 +2, -2 +2, तो यहाँ पे -2 कर लेना है तो आपका क्यू आ जाएगा। इसमें +2 कर लेना है, पी क्यू आर, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा। -2 कर लेना है तो पी आ जाएगा। और मैच कर लो, अगर यहाँ से ही कोई ऑप्शन बन जाए। क्यू इसके पास है, एन गलत हो गया। आर है, बी गलत हो गया। क्यू पी आ गया, यही सही है। आपका सी ऑप्शन जो है सही है। यानी -2 करना है, फिर +2 करना है, फिर -2 करना है, फिर +2 करना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें।
प्रश्न में एक शब्द देकर के आगे के 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, उसकी पहचान करिए। तो इस शब्द से इन चारों में वो वाला शब्द ढूंढना है जो नहीं लिखा जा सकता है। तो कोई अगर इसके एक एक अक्षर इसमें मैच कर रहे हैं तो ये लिखा जाएगा, इसके मैच करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो इन्वायरमेंट में एंट्रेंस अगर मैं इसकी बात करूं तो सी कहीं पे मुझे तो दिखाई देता नहीं है, और इसमें सी आया हुआ है, मतलब यही वाला नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो पश्चिम की ओर मैं बात मान लेता हूँ, सोहन यहाँ पे है और पश्चिम दिशा इधर है, तो वो कितना चला? 15 किलोमीटर। ये सोहन जो है वो 15 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर के 20 किलोमीटर चला। अब बाहिना हाथ जो है इसका सोहन का इस तरफ को होगा, तो ये 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला, तो पूर्व दिशा इधर होती है, 25 किलोमीटर चला। ये देखो 25 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो फिर से हमने बाएं मुड़ाना है, तो अब ये 20 चलेगा तो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये सामने वाली जो भुजा है वो भी 20 की है, ये वाली भुजा, तो ये बराबर बराबर लंबाई तय करेगा। वह अपने घर से कितनी दूर है? तो उसका घर यहाँ पे था। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है वो 25 है, उसमें से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कवर हो चुकी है वो 15 है, तो अब आगे की कितनी बची हुई है? 10 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। ये इसका उत्तर है। अगर सवाल पूछता है कितनी दूरी पर है, तो जवाब हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगर सवाल ने पूछा किस दिशा में है, तो जवाब हो जाएगा पूर्व दिशा में है। अपने घर से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि उसका मुख किस तरफ है, तो अभी अभी वो यहाँ से जब मुड़ा था तो ऊपर की ओर जा रहा था, तो उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ था। तो एक सवाल से 3 सवाल बनाए जा सकते हैं, तीनों के जवाब एक ही सवाल में थोड़े से सॉल्यूशन के बाद दिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा सेट 50 क्वेश्चंस का आपको समझ में आया होगा। आर्मी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको फौजी बनना है, वर्दी का आपने सपना देखा है, तो आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब बटन को दबा दो, धक्का लगा दो, और साथ ही साथ इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो अगली बार कोशिश करूँगा और ज़्यादा पसंद आए। और अगर आपका कोई मित्र है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।